क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसमें एक आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी सब्जी बना दी गई थी और पड़ोसियों को खिला दिया गया था। सीआईडी चीख चीख कर बोल रही थी कि ये लोग कातिल हैं, फिर भी कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमस करी मर्डर केस ऑफ सिंगापुर। ये कहानी शुरू होती है सिंगापुर से। 1983 की ये बात है। यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे आयाकानु मारीमुथु। इनकी उम्र करीब 33 वर्ष थी। इनके परिवार में इनकी पत्नी थी नगराथा और इनके 3 बच्चे थे। थोड़ी दूरी पर ऑर्चर्ड रोड के पास एक चर्च था जिसका नाम था प्रेस्बिटेरियन चर्च। आयाकानु एक कंपनी के अंडर में इसी चर्च में काम करते थे, केयरटेकर का, यानी चर्च की साफ सफाई करते थे, देखभाल करते थे। इनकी ज़्यादा कमाई धमाई तो थी नहीं, लेकिन परिवार खुश था, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। इसी चर्च के पास आयाकानु ने एक कमरा ले रखा था जहां पर ये अपने तीनों बच्चों और पत्नी नगराथा के साथ रहता था। 18 दिसंबर 1983 को अचानक से आयाकानु की वाइफ नगराथा वहीं पास के जूचियाट पुलिस स्टेशन में जाती है और कहती है कि मेरे पति पिछले 6 दिनों से गायब हैं। इस पर पुलिस वाले ने पूछा, अगर आपके पति 6 दिनों से लापता हैं तो आप आज क्यों आई हैं? उसी दिन आना चाहिए था या उसके अगले दिन आना चाहिए था। नगराथा ने कहा, 12 दिसंबर को मेरे पति बोले कि वो मलेशिया जा रहे हैं कसिनो में जुआ खेलने के लिए, और ये भी बोले कि वो 2-3 दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 6 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर ली और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पहले तो आयाकानु को बताए हुए जगहों पर ढूंढा गया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। फिर पुलिस ने अपने मुखबिरों को बोला कि ये आदमी है, लापता हो गया है, इसका पता लगाओ। नगराथा भी 1-2 दिन पर पुलिस स्टेशन आती थी अपने पति के बारे में जानने के लिए। काफी खोजबीन किया गया, उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। चूंकि ये गरीब परिवार से थे, सफाई कर्मी थे, इसलिए पुलिस वालों ने इस केस पर कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया। समय के साथ ये मामला ठंडा पड़ने लगा। मुखबिरों ने भी इस केस को छोड़ दिया और दूसरे केस पर लग गए। नगराथा ने भी सोचा कि रोज रोज यहाँ पर आए कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसने भी आना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद नगराथा को भी किसी चर्च में नौकरी मिल गई और ये यहीं पर काम करने लग गई। आयाकानु को गायब हुए कई हफ्ते हो गए। हफ्तों से महीनों बीत गए, धीरे धीरे साल बीत गया। 1983 से 1987 आ गया, यानी 4 साल बीत गए। आयाकानु का कोई पता नहीं था। उन दिनों प्राइवेट डिटेक्टिव्स हुआ करते थे जो आम लोगों से पैसे लेकर जासूसी करते थे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करते थे। समझ लीजिए कि आज के टाइम में जैसे कंप्यूटर्स के जरिए हैकर्स जासूसी करते हैं, ठीक वैसे ही। तो 9 जनवरी 1987 को, यानी 1987 को एक घटना होती है। सिंगापुर में भी प्राइवेट डिटेक्टिव्स हुआ करते थे। इनमें से ही एक डिटेक्टिव थे जी अलग मलाई। ये सीआईडी की मदद किया करते थे केस को सॉल्व करने में। 9 जनवरी 1987 को इनके पेजर पर एक मैसेज आया। पेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए लोग मैसेज भेजा करते थे। उन दिनों यही चलता था। अगर बात करनी होती तो टेलीफोन यूज करते थे, अगर मैसेज करना होता तो पेजर का यूज करते थे। तो 1987 को अलग मलाई के पेजर पर एक मैसेज आया। किसी मुखबिर ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मुझे आपसे बात करनी है एक केस के बारे में जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। अलग मलाई ने भी भेजा, ठीक है आ जाओ। इसके बाद वो मुखबिर डिटेक्टिव के पास आए। दोनों आमने सामने बैठ गए। मुखबिर ने डिटेक्टिव को एक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर डिटेक्टिव पहले तो हंसते हैं, फिर कहते हैं या तो तुम पागल हो चुके हो या नशा करके बैठे हो। इस कहानी पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मुखबिर पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब कुछ सच है, मेरा हर एक शब्द हर एक लाइन सच है, आप मानिए या ना मानिए। डिटेक्टिव इस कहानी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ऐसा क्या था उस कहानी में, आइए जानते हैं। हुआ ये कि 12 दिसंबर 1983 को एक आदमी आयाकानु का कत्ल हो गया। ये सिंगापुर का ही रहने वाला था।
कत्ल 3 लोगों ने मिलकर किया और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जितनी भी बड़ी हड्डियां थी उनको काले गार्बेज बैग में भरकर सिंगापुर के अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। बची हुई बॉडी के छोटे छोटे पीसेस किए गए। आग पर कढ़ाई रखी गई। 40 से 50 आदमियों के हिसाब से उसमें सब्जी डाला गया, मसाले डाले गए और फिर आया कानू के शरीर के टुकड़ों को उसमें डालकर पका दिया गया। साथ में इसी हिसाब से चावल भी बनाए गए। फिर सब्जी और चावल को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके पड़ोसियों में बांट दिया गया। यानी इन तीनों कातिलों ने इंसानी मांस को पकाकर लोगों को खिला दिया। उन दिनों सिंगापुर में ऐसे क्राइम नहीं हुआ करते थे, इसलिए कोई यकीन नहीं करता। डिटेक्टिव अलग मलाई को भी इस कहानी पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुखबिर अपने बातों पर अड़ा रहा। ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ था, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद अलग मलाय सीधे सीआईडी ऑफिस पहुंचते हैं। एक ऑफिसर से कहते हैं, एक खबर है, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। ऑफिसर बोले, क्या खबर है, जल्दी से बताओ, मुझे और भी काम है। फिर डिटेक्टिव वही सेम कहानी ऑफिसर को भी सुनाते हैं जो मुखबिर ने इन्हें बताया था। कहानी सुनने के बाद ऑफिसर का भी वही रिएक्शन था कि क्या बकवास है, ऐसा नहीं होता, कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तुम ये बोल रहे हो कि एक आदमी को मारकर उसके टुकड़े किए गए, उसकी करी बनाकर चावल के साथ लोगों में बांट दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। डिटेक्टिव अलग मलाय ने कहा, ये सच है, पहले मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन मेरे मुखबिर ने ये बात बताई है और मुझे उसके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि इस कहानी में कोई न कोई तो सच्चाई जरूर है। ऑफिसर बोले, देखो इस मामले को 4 साल हो चुके हैं, अब तो बॉडी मिलना भी मुश्किल है, ऊपर से इतने सारे केस पहले से ही पड़े हुए हैं। तुम एक काम करो, अपने लेवल पर इसकी जांच करो और जो भी हो हर हफ्ते मुझे अपडेट देते रहना। और पहले तो ये पता करो कि आया कानू की खबर सच भी है या फिर नहीं। डिटेक्टिव समझ गए कि इस ऑफिसर को आया कानू के केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे इसका खुलासा करना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी। डिटेक्टिव के पास 2 इन्फॉर्मेशन थी, विक्टिम का नाम और क्राइम की डेट, यानी आया कन्नू मारी मुथु और दिसंबर 1983। ये निकल पड़े अलग अलग पुलिस स्टेशंस में आया कानू की मिसिंग रिपोर्ट खोजने के लिए। ये कहते हैं कि जितने भी गुमशुदगी की वारदात 1983 के दिसंबर महीने में हुई है, उनकी मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज होगी ही, मुझे वो चाहिए, खास तौर से आया कानू नाम के शख्स की। इलाके के हर एक पुलिस स्टेशन में ये जाते रहें, पता लगाते रहें, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। दिन बीतने लगा। डिटेक्टिव अलग अलग पुलिस स्टेशन में दौड़ते रहें, भागते रहें, छानबीन करते रहें। आखिर में ये पहुंचे जू चियाट पुलिस स्टेशन। यहाँ आने के बाद इन्होंने एक पुलिस वाले से बोला, मुझे 1983 के दिसंबर महीने में दर्ज हुई सारी मिसिंग रिपोर्ट चाहिए। अब सभी लोग ढूंढने में लग गए। उस तारीख से मिलान करके एक मिसिंग रिपोर्ट सामने आई। डिटेक्टिव ने उस रिपोर्ट को लिया और देखा। उसमें शख्स का नाम था आया कानू और तारीख थी 18 दिसंबर 1983। ये रिपोर्ट मुखबिर के मिले हुए इन्फॉर्मेशन से मैच हो गया। डिटेक्टिव अलग मलाए चौंक उठे। अब ये भागे भागे जाते हैं सीआईडी के उस ऑफिसर के पास और उन्हें आया कानू की मिसिंग रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कहते हैं कि आया कानू लापता है, ये तो पता चल गया, अब आगे की कार्यवाही आप शुरू कीजिए। ऑफिसर बोले, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत मेहनत किया है, अगर तुम चाहो तो आगे की जांच तुम ही करो। दरअसल मैं एक केस में पहले से ही फंसा हुआ हूँ, उसे छोड़ नहीं सकता। डिटेक्टिव को इस कामयाबी से कॉन्फिडेंस आ गया था और ये आगे की जांच करने के लिए राजी भी हो गए। चूँकि 9 जनवरी 1987 को डिटेक्टिव के पेजर पर एक मैसेज आया था। जनवरी में ही इन्होंने आया कानू की मिसिंग रिपोर्ट भी खोज निकाली, जिसे नगराथा नाम की एक औरत ने अपने पति के लिए लिखवाया था। डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जनवरी महीना चला गया, फरवरी भी इन्वेस्टिगेशन में बीत गया। इसी में डिटेक्टिव नगराथा से मिलते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं, उसके दोस्तों से, जान पहचान के लोगों से भी बात करते हैं। ऐसे करते करते करीब 30 लोगों से पूछताछ हो चुकी थी। ये सब कुछ इन्होंने अकेले ही किया। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर से सीआईडी के उस ऑफिसर के पास ये जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। डिटेक्टिव ने ऑफिसर से कहा, मैंने गहराई से इस केस की जांच की है, 30 लोगों से पूछताछ की है। सब कुछ देखने सुनने के बाद कुछ लोग सस्पेक्टेड निकले, जिन पर शक है कि ये लोग आया कानू को गायब करने के पीछे हो सकते हैं। इन्होंने एक एक करके सबका नाम भी बताया और ये भी बताया कि ये लोग क्यों सस्पेक्टेड हैं। इन्होंने सबसे पहला नाम लिया आया कानू की वाइफ नगराता का। इन्होंने कहा उसकी कुछ चीजें शक पैदा कर रही हैं।
आया कानू 12 दिसंबर 1983 को घर से गायब हुआ था और ये 18 दिसंबर 1983 को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी। 6 दिनों का वेट किस लिए किया, इसकी भी सफाई रिपोर्ट में दर्ज थी कि आया कानू 12 दिसंबर को मलेशिया चले गए थे कसिनो में जुआ खेलने के लिए। इसमें शक पैदा होने वाली बात यह थी कि आया कानू एक सफाई कर्मचारी था, ज्यादा आमदनी भी नहीं थी, 3 वक्त का पेट भर खाना मिल जाए इतनी ही इसकी कमाई थी। फिर भी ये जुआ खेलने के लिए कैसे जा सकता है, ये मुमकिन नहीं। एक पल के लिए मान ले कि आया कानू मलेशिया चला भी गया हो, इसका मतलब उसने अपने काम से छुट्टी भी ली होगी। आया कानू जिस कंपनी की तरफ से केयरटेकर का काम करता था, मैंने उसके इंचार्ज से भी बात की, जिसने बताया कि आया कानू गायब होने के हफ्ते भर पहले ही 21 और 22 दिसंबर को एडवांस में छुट्टी मांगी थी फैमिली के लिए। इंचार्ज ने छुट्टी दे भी दी थी। अगर आया कानू या किसी और को भी उसके मांगे हुए डेट पर छुट्टी मिल जाए तो बीच में अचानक से वो छुट्टी क्यों लेगा। इमरजेंसी तो नहीं थी उसके घर में, सभी लोग तंदुरुस्त थे, मस्त थे। 12 दिसंबर को आया कानू भी रोज की तरह टाइम पर चर्च आया था और काम खत्म होने के बाद टाइम पर चला गया था। ये सारी थ्योरी इस तरफ इशारा कर रही थी कि उसकी पत्नी नगराता कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वो सस्पेक्टेड है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि आया कानू शराब भी पीता था और अपनी बीवी से झगड़ा करता था, कभी कभी तो उसे मारता पीटता भी था। नगराथा के 3 भाई थे, तीनों हट्टे कट्टे थे, शादी हो चुकी थी, जिसमें से 2 सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे, जिनमें से एक को सरकारी क्वार्टर भी मिला था रहने के लिए, और ये क्वार्टर एक सुनसान इलाके में पड़ता है। नगराथा का जो तीसरा भाई है वो मटन शॉप चलाता है। डिटेक्टिव आगे कहते हैं, क्या ये नहीं हो सकता चूंकि आया कानू अपनी बीवी को मारता पीटता था तो नगराथा ने इस बारे में अपने भाइयों को बताया होगा। मेरे मुखबिर के हिसाब से आया कानू को काट कर उसकी करी बनाई गई थी। नगराता के एक भाई के पास सुनसान इलाके में एक सरकारी घर है, एक भाई मटन शॉप चलाता है। जाहिर सी बात है कि इसके पास बड़े बड़े चाकू तो होंगे ही। भाइयों ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया कानू को मार डाला और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए करी बनाकर लोगों में बांट दी। ये सारी डिटेक्टिव की थ्योरीज थी। अब डिटेक्टिव अलग मलाई ने अपना दिमाग लगाकर 30 लोगों से पूछताछ की और सीआईडी के ऑफिसर को थ्योरीज बता दी। ऑफिसर को डिटेक्टिव के थ्योरीज में दम लगा और इन्हें अब विश्वास हो गया कि आया कानू के साथ कुछ तो सुलूक हुआ है। ऑफिसर ने तय किया कि इन सबके घरों में छापे मारे जाएं। वैसे घटना को 4 साल हो चुके हैं, सबूत मिलने की संभावना भी बहुत कम है। आखिरकार 27 मार्च 1987 को 5 अलग अलग जगहों पर सीआईडी की टीमें छापे मारती है। इन 5 जगहों में आया कानू का घर, मटन शॉप, तीनों भाइयों का घर और नगराथा की मां का घर भी शामिल था। इस छापेमारी के बाद कुल 8 लोगों को उठाकर सीआईडी ऑफिस लाया गया पूछताछ करने के लिए, जिसमें नगराथा, तीनों भाई, उनकी तीनों बीवियां और नगराथा की मां भी शामिल थी। कुल 5 औरतें और 3 मर्द थे। इनसे पूछताछ शुरू हुआ, लेकिन 8 के 8 बस यही ड्रामा कर रहे थे कि उन्हें केवल इतना पता है कि आया कानू गायब है, अब उसे मारकर करी बनाकर बांट दिया गया ये नहीं पता। इनसे अलग अलग भी पूछताछ किया गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। इन्हें ज्यादा दिन कस्टडी में भी नहीं रख सकते थे। ऊपर से कोई ऐसा सबूत भी बरामद नहीं हुआ जिसके बलबूते इन्हें कोर्ट में पेश कर सकें, पर पुलिस अपनी पूछताछ जारी रखती है। सीआईडी भी एक तरह से हाई रैंक के पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। आखिरकार एक दिन कामयाबी मिली। इन 8 में से एक ने एक्सेप्ट कर लिया कि इन लोगों ने आया कानू की हत्या की है। इसने सब कुछ बताया कि आया कानू अपनी बीवी को मारता पीटता था, वो इनसे परेशान रहती थी। इसने अपने भाइयों को बताया, फिर भाई भी बहन की तकलीफ को सुनकर भड़क गए और आया कानू को मारने की ठान ली। 12 दिसंबर 1983 को एक भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्लर्क था, उसने आया कानू को अपने सरकारी आवास पर बुलाया। चर्च का काम खत्म होने के बाद आया कानू उसके आवास पर पहुंचा। वहां पहले से ही तीनों भाई मौजूद थे। जैसे ही आया कानू घर पर आया, पीछे से एक भाई ने लोहे की रॉड से आया कानू के सर पर जोर से वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। फिर उसी रॉड से उसके सर को पीटता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने भी लगाना था। फिर एक भाई ने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। इसमें जो बड़ी बड़ी हड्डियों वाले टुकड़े थे उन्हें गार्बेज बैग में पैक करके सिंगापुर के अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। बची कुची चीजों का करी बनाया और लोगों में बांट दिया। करीब 40 से 50 लोग आया कानू के टुकड़ों को खाए होंगे। चूंकि एक ने सारा पोल खोल दिया और गुनाह भी कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी कोर्ट में पेशी के लिए सबूत चाहिए थे, क्योंकि इंडिया के जैसे यहाँ पर भी एक रूल है कि पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता।
चार्जशीट तैयार की गई जिसमें तीनों भाई मुख्य आरोपी थे और बाकी की 5 औरतें सहयोगी आरोपी थीं। 6 जून 1987 को पहली बार किसी तरीके से हिम्मत बांधकर पुलिस ने निचली अदालत में सबको पेश किया। अदालत में बहस शुरू हुआ। पुलिस ने वही कहानी जज को भी सुनाई। कहानी सुनकर जज भी हैरान हो गए। दोनों तरफ की दलीलें सुनी गईं, बहस हुए। जज ने सारी बातें अच्छे से सुनी और पुलिस वालों से कहा, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये सिर्फ कहानी ही है, कोई सबूत नहीं है। ना चाकू मिला, ना कढ़ाई मिली, ना शरीर के टुकड़े मिले, ना ही कोई गवाह मिला। जिसने पुलिस के सामने कन्फेस किया था कि आया कानू का कत्ल हुआ है, वो कोर्ट में जाते ही पलट गया। जज ने कहा, केवल कहानी के आधार पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते। ये कहते हुए उसी दिन अदालत ने सबको रिहा कर दिया। फिर भी सीआईडी ने अदालत में रिक्वेस्ट की कि कत्ल हुए 4 साल हो चुके हैं, सबूत मिलना भी बहुत मुश्किल है, हमें कुछ समय की मोहलत चाहिए। जिन पर कत्ल का आरोप है उन्हें कस्टडी में ही रहने दीजिए। हमारी थ्योरी इतनी तो सटीक जरूर है कि आया कानू इस दुनिया में नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो आज 4 साल हो चुके हैं, वो जरूर आता। हमें इन तीनों से और पूछताछ करनी है और सबूत भी इकट्ठा करने हैं। जज ने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और तीनों भाइयों को चांगी जेल में भेज दिया। पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती रही, उन जगहों पर जाती रही जहां पर इन्होंने लाश को फेंका था, ठिकाने लगाया था। 1987 से 1991 आ गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस निराश हो चुकी थी। 4 साल बीत चुके थे। तीनों भाइयों ने कोर्ट में अर्जी लगा दी कि अगर हम दोषी हैं तो सजा दीजिए, अगर नहीं है तो हमें छोड़ दीजिए। आखिर कितने दिनों तक हमें जेल में रखा जाएगा। अदालत ने पुलिस से सफाई मांगी, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। 1991 में अदालत ने इन तीनों को जेल से बरी कर दिया। बरी होने के बाद भी सीआईडी मुखबिर इनके पीछे लगे रहे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 1991 से 1995 आ गया। पहले अखबारों में इनसे रिलेटेड खबरें छपती थीं, लेकिन अब बंद होने लगी। सभी लोग इस वारदात को भूलने लगे। लोगों ने इसे करी मर्डर का नाम दिया था। 1995 में ही एक वहां पर चैनल था, TCS टेलीविजन कॉरपोरेशन ऑफ सिंगापुर। इसने करीब 30 एपिसोड का एक सीरीज बनाया जिसमें क्राइम से जुड़ी चीजों को दर्शाया गया था। इस शो का नाम था डॉक्टर जस्टिस। इस शो में आया कानू की स्टोरी को दर्शाया गया था, जिसे पूरे देश ने देखा। इस शो को तीनों भाइयों ने भी देखा और इन्होंने TCS पर एक डिफेमेशन केस फाइल कर दी। कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई, जिसमें इन्होंने कहा, हमें तो अदालत ने निर्दोष पाया था और बरी भी कर दिया था, लेकिन इस शो में दिखाया गया कि हम ही कातिल हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया कि हमारी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, जो भी हमने दिखाया वो सब कुछ पुलिस रिकॉर्ड में था। अदालत में बहस हुआ था, हमने आपका नाम यूज नहीं किया है। अंतिम में तीनों भाई ये केस हार गए। आज 2022 में 38 से 39 साल हो चुके हैं और आया कानू आज तक नहीं लौटा। अगर वो जिंदा है तो उसकी उम्र 72 साल होगी, लेकिन लगता नहीं कि वो जिंदा होगा। फिलहाल कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।